Assalamualaikum class 9th. Today we are going to study the comparison of reactivity of alkali and alkaline earth metals. अब अल्कली मेटल्स और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स के बारे में आप लोगों को ये मालूम है कि बोथ बिलोंग्स टू द फर्स्ट एंड सेकंड पीरियड ऑफ सेकंड ग्रुप ऑफ पीरियोडिक टेबल रिस्पेक्टिवली. फर्स्ट ग्रुप अल्कली मेटल्स का ग्रुप है, सेकंड ग्रुप अल्कलाइन अर्थ मेटल्स का ग्रुप है. अब ये जो अल्कली मेटल्स हैं ग्रुप फर्स्ट ए से बिलोंग करती हैं और इसलिए अगर आप इनके आउटर मोस्ट शेल की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखोगे तो दैट इज NS1. यानी इनके आउटर मोस्ट शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन है और वो इलेक्ट्रॉन जो है वो s ऑर्बिटल में है, जबकि अल्कलाइन अर्थ मेटल की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है आउटर मोस्ट शेल की दैट इज NS2. They also have last electrons in the s orbitals, but there are two electrons in the s orbital. अल्कली मेटल में आपने देखा कि एक इलेक्ट्रॉन है और अल्कलाइन अर्थ मेटल में आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं. ठीक है, अब मैंने ये लिस्ट आपके सामने दे दी अल्कली मेटल्स की और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स की. हम देखते हैं कि इनकी रिएक्टिविटी को आप आपस में कैसे कंपेयर कर सकते हैं. ये आप पढ़ चुके हैं कि ये दोनों ग्रुप जो हैं इसके एलिमेंट्स जो हैं वो पीरियोडिक टेबल में मोस्ट रिएक्टिव मेटल के ग्रुप कंसिडर किए जाते हैं, द फर्स्ट वन एंड द सेकंड A1. ठीक है, अब वाई दे शो केमिकल रिएक्टिविटी, उसका आंसर आप जब इन अल्कली मेटल्स और अल्कलाइन मेटल्स की आयनाइजेशन एनर्जी देखते हो तो उसमें आपको मिल जाता है कि जो अल्कली मेटल्स हैं उनका आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, सो दे रिक्वायर एनर्जी टू रिमूव दैट ओनली 1 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम देयर आउटर मोस्ट शेल. अब जैसे जैसे डाउन द ग्रुप आप मूव करते हैं लिथियम से सोडियम पर, सोडियम से पोटाशियम पर एंड सो ऑन, तो आपके पास एटम का साइज बढ़ता जाता है, शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीज होता जाता है. तो रिजल्ट क्या निकलता है कि व्हेन यू मूव डाउन द ग्रुप द आयनाइजेशन एनर्जी वैल्यू डिक्रीजेस, और जितनी आयनाइजेशन एनर्जी वैल्यू डिक्रीज होगी उतनी ही आसानी से आउटर मोस्ट शेल का इलेक्ट्रॉन जो है वो रिमूव हो जाएगा. और जितनी आसानी से आउटर मोस्ट शेल का इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा इसका मतलब है कि केमिकल रिएक्शन का जो रेट है, जो स्पीड है, वो भी उतनी ही ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी. सो व्हाट वी एक्सपेक्ट, और जो अभी तक हम मेटल्स के बारे में पढ़ चुके हैं कि मेटल्स शो इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर, और इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर का यहाँ पे यही मतलब है कि द ई इज टू लूज द इलेक्ट्रॉन. ठीक है, तो अब आप देख रहे हो कि डाउन द ग्रुप जब आप मूव करते हो तो मेटल्स जो हैं वो ज़्यादा आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज कर रही हैं, तो इसका मतलब है कि उनकी रिएक्टिविटी भी उसी लिहाज से बढ़ती जाएगी. मतलब डाउन द ग्रुप आयोनाइजेशन एनर्जी वैल्यू डिक्रीजेस एंड द रिएक्टिविटी of the metals increases as a result of it. अब जब आप कुछ केमिकल रिएक्शंस देखोगे इन मेटल्स के तो आपको ये बात और अच्छी तरह से समझ आएगी कि डाउन द ग्रुप जब आप मूव करते हो तो मतलब जैसे आप ये कह लो सोडियम इज मोर रिएक्टिव देन लिथियम, फिर पोटाशियम इज मोर रिएक्टिव देन सोडियम एंड देन लिथियम, रुबिडियम इज मोर रिएक्टिव देन द फर्स्ट थ्री, पोटाशियम, सोडियम, लिथियम एंड सो ऑन. अच्छा, फिर हम अल्कलाइन अर्थ मेटल पे जब जाते हैं तो उसमें भी हम रिएक्टिविटी के का रीज़न यही देखते हैं कि जब डाउन द ग्रुप मूव करते हैं तो आयोनाइजेशन एनर्जी वैल्यू डिक्रीज होती हैं ड्यू टू इंक्रीज इन द एटॉमिक साइज. लेकिन इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी वैल्यूज जो हैं वो डिक्रीज तो हो रही हैं, लेकिन आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, सो दे हैव टू गेट रिड ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स टू अंडरगो अ केमिकल रिएक्शन. सो इट मीन्स कि बहरहाल इनकी आयोनाइजेशन एनर्जी वैल्यू जो है वो अल्कली मेटल की आयोनाइजेशन एनर्जी वैल्यू से ज़्यादा ही है. यानी अगर आप अल्कलाइन अर्थ मेटल को बाकी सारे ग्रुप्स के साथ कंपेयर करते हो पीरियोडिक टेबल के, तो उसके मुकाबले में तो अल्कलाइन अर्थ मेटल की आयोनाइजेशन एनर्जी वैल्यूज जो हैं वो कम होंगी, लेकिन अल्कली मेटल्स के मुकाबले में ज़्यादा हो जाएंगी. यानी अगर सपोज आप लिथियम और बेरिलियम को कंपेयर करोगे तो बेरिलियम की आयोनाइजेशन एनर्जी वैल्यू जो है दैट शुड बी ग्रेटर देन द आयोनाइजेशन एनर्जी वैल्यू ऑफ लिथियम. इसी तरह से मैग्नीशियम की आयोनाइजेशन एनर्जी वैल्यू सोडियम से ज़्यादा होगी. और रीज़न यही है कि आप लोग ये चीज़ पढ़ चुके हो अपने थर्ड चैप्टर में पीरियोडिक टेबल में
कि जब आप अक्रॉस द पीरियड मूव करते हो तो एटॉमिक साइज डिक्रीज होता है। एटॉमिक साइज डिक्रीज होने का मतलब ये है कि आयोनाइजेशन एनर्जी वैल्यूज इंक्रीज होती है, और डाउन द ग्रुप एटॉमिक साइज इंक्रीज होता है और आयोनाइजेशन एनर्जी वैल्यूज डिक्रीज होती हैं। तो जब आप लिथियम से बेरिलियम पे जा रहे हैं तो आप अक्रॉस द पीरियड मूव कर रहे हैं, तो आयोनाइजेशन एनर्जी वैल्यू इंक्रीज हो रही है। और उसके साथ फिर ये भी फैक्ट जहन में रखो कि अल्कली मेटल के आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन, अल्कलाइन अर्थ मेटल के आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो केमिकल रिएक्शन को परफॉर्म होने के लिए अल्कलाइन अर्थ मेटल्स अपने 2 इलेक्ट्रॉन लूज करती हैं, जबकि अल्कली मेटल 1 इलेक्ट्रॉन लूज करती हैं। तो ये बात आपको समझ आती है कि 2 इलेक्ट्रॉन्स को एटम में से रिमूव करना ज़्यादा एनर्जी टेकिंग काम है than to remove a single electron. So as a result of it आप ये चीज़ अंदाज़ा लगा सकते हो कि अगर आप अल्कलाइन अर्थ मेटल को अल्कली मेटल्स के साथ कंपेयर करोगे रिएक्टिविटी के लिहाज से, तो अल्कलाइन अर्थ मेटल्स की रिएक्टिविटी अल्कली मेटल्स की रिएक्टिविटी से कम होगी, क्योंकि आयोनाइजेशन एनर्जी वैल्यू ऑफ अल्कलाइन अर्थ metals are greater than those of alkali metals, corresponding alkali metals, and they are having 2 electrons in their outermost shell, while alkali metals are having only 1 electron in their outermost shell. सो चलें आप ये देख लो कि हम सोडियम और मैग्नीशियम को अगर आप उसमें कंपेयर करें तो सोडियम जो है वो बहुत ज़्यादा हाईली रिएक्टिव है। सोडियम मेटल इतनी रिएक्टिव मेटल होती है 9th क्लास कि वी कैन नॉट पुट इट सिंपली इन आवर लैब्स कि हम इसको किसी भी प्रोटेक्टिव मेजर्स लिए बगैर हम इसको सेव नहीं कर सकते। उसका रीज़न ये है कि जब सोडियम को ऐसे ही खुला हवा में छोड़ा जाता है तो हवा में मौजूद एयर के साथ ही फ़ौरन रिएक्ट करके पेरोक्साइड्स और ऑक्साइड बना देते हैं सोडियम का। मतलब सोडियम मेटल अपनी सोडियम की फॉर्म को रिटेन नहीं करेगी, एकदम से अपने कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाएगी। इसी तरह से जब आप लेकिन अगर आप मैग्नीशियम को देखो तो आप मैग्नीशियम को लैब में बगैर किसी प्रोटेक्टिव मेजर के इसको रखा जा सकता है, क्योंकि ये ऑक्सीजन के साथ उस तरह से रिएक्ट नहीं करती, उतना विगरसली उतना तेजी से रिएक्ट नहीं करती जितना कि सोडियम करती है। ठीक है, अब मैग्नीशियम भी ऑक्सीजन से रिएक्ट करके ऑक्साइड बनाती है, लेकिन उसका रिएक्टिविटी का जो टाइम पीरियड है वो कम है बहुत सोडियम के मुकाबले में। अच्छा, इसी तरह सोडियम जो है वो मॉइस्चर के साथ और वाटर के साथ भी बहुत तेज़ी से रिएक्ट करके हाइड्रोक्साइड बना देती है। मैग्नीशियम जो है वो उस तरह से विगरसली रिएक्ट नहीं करती वाटर के साथ जिस तरह सोडियम करती है। इसलिए जब हम अपनी लैब्स में सोडियम को स्टोर करते हैं तो या तो हम उसको केरोसिन ऑयल में, मोस्ट ऑफ द टाइम हम उसे केरोसिन ऑयल में रखते हैं ताकि बिकॉज केरोसिन ऑयल के साथ सोडियम रिएक्ट नहीं करती और उसको केरोसिन ऑयल जो है वो एयर में मौजूद मॉइस्चर और ऑक्सीजन दोनों से बचाता है, जिसकी वजह से सोडियम जो है वो सोडियम की फॉर्म में रहती है। इवन मैं आपको ये बता सकती हूँ कि इस दौरान भी अगर उसका आपने सोडियम एक कंटेनर में रखा हुआ है, उसमें केरोसिन ऑयल डला हुआ है, तो अगर किसी भी टाइम आप थोड़ा सा भी एक्सपोज करते हो सोडियम को आउटर एटमॉस्फेयर से, तो सोडियम जो है उसका कलर, वो जो शाइनी लस्टर है जो कि मेटल्स का होता है, शाइन करती है मेटल्स, वो खत्म हो जाता है, गायब हो जाता है। और वो गायब किस लिए हो जाता है, उसके ऊपर एक वाइट वाइट सी तय आ जाती है, दैट इज ऑफ सोडियम ऑक्साइड एंड सोडियम पर ऑक्साइड, क्योंकि सोडियम ऑक्सीजन से रिएक्ट करके ऑक्साइड से पर ऑक्साइड बना देता है फौरी तौर पे। So that shows the reactivity of these alkali metals। और आपको ये भी अब समझ आ गई कि अल्कलाइन अर्थ मेटल के मुकाबले में अल्कली मेटल्स जो हैं वो ज़्यादा रिएक्टिव हैं। अब आपने ये बात याद रखनी है, आपके पास ये क्वेश्चन आ सकता है लाइक आपके पास रुबीडियम और पोटाशियम आ जाए जो कि अल्कली मेटल्स हैं, और आपसे पूछा जाए कि इनमें से कौन सा ज़्यादा रिएक्टिव है, तो यू शुड नो कि जो डाउन द ग्रुप है वो ज़्यादा रिएक्टिव होगा, बिकॉज metallic character increases down the group, ionization energy value decreases down the group, so rubidium is more reactive than potassium। अगर यही कंपैरिजन आपके पास आ जाए कि आप स्ट्रॉन्शियम और बेरियम में से बताएं कि कौन सा ज़्यादा रिएक्टिव है, तो आपका आंसर होना चाहिए बेरियम, बिकॉज बेरियम इज प्रेजेंट बिलो स्ट्रॉन्शियम, तो उसकी जो आयोनाइजेशन एनर्जी वैल्यू है वो स्ट्रॉन्शियम से कम है, इसलिए वो ज़्यादा रिएक्टिव होगा स्ट्रॉन्शियम के मुकाबले में। अच्छा, फिर लेकिन अगर आपसे ये इस तरह पूछा जाए कि यू आर हैविंग पोटाशियम एंड कैल्शियम, विच ऑफ द टू आर मोर ऑफ द टू इज मोर रिएक्टिव, योर आंसर शुड बी पोटाशियम, बिकॉज
potassium is present before calcium in the period. दोनों फोर्थ पीरियड में है और पोटाशियम कैल्शियम से पहले है। तो अभी आपने देख लिया कि जब आप अक्रॉस द पीरियड मूव करते हैं फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, पोटाशियम से कैल्शियम की तरफ जाओगे तो आयनाइजेशन एनर्जी वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी ड्यू टू द डिक्रीज इन साइज। तो कैल्शियम की आयनाइजेशन एनर्जी वैल्यू ज़्यादा है पोटाशियम से, इसलिए कैल्शियम विल बी लेस रिएक्टिव देन पोटाशियम। फिर आपके पास नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है, अच्छा ये आपके पास टेबल 8.2 में भी आयोनाइजेशन एनर्जी वैल्यूज का कंपैरिजन है जो आपको ये बात अच्छी तरह से समझा सकता है जो मैं आपसे कह रही हूँ। लाइक आप लिथियम और बेरिलियम के आयोनाइजेशन एनर्जी वैल्यू को देख लो। लिथियम की 520 किलो जूल पर मोल है, बेरिलियम की 899 किलो जूल पर मोल है। तो आप खुद देख सकते हो कि जिसकी आयोनाइजेशन एनर्जी वैल्यू ज़्यादा है ऑब्वियसली उसको रिएक्शन करने में ज़्यादा टाइम लगेगा, उसकी रिएक्टिविटी कम होगी देन दैट ऑफ द एल्कली मेटल लिथियम के मुकाबले में। मतलब जो है वो आप देखोगे कि वो कम रिएक्टिव होगा क्योंकि उसकी आयनाइजेशन एनर्जी वैल्यू ज़्यादा। और यही कंपैरिजन आप इस पूरे टेबल में करके देख सकते हो कि आयनाइजेशन एनर्जी वैल्यू जो है वो सेकंड ए ग्रुप मेंबर्स की ज़्यादा है। ठीक है, फिर है आपके पास नेक्स्ट टॉपिक सब इम्पॉर्टेंट अल्कली एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। अब इम्पॉर्टेंट अल्कली मेटल्स जिसको इन्होंने डिस्कस किया दैट इज सोडियम। सोडियम के बारे में नॉर्मली भी हम डिस्कस करते हैं कि अभी मैंने आपको सोडियम की रिएक्टिविटी के बारे में जैसे बताया है। सोडियम जैसे कि हम आमतौर पर मेटल से एक्सपेक्ट करते हैं कि दे शुड बी वेरी हार्ड एंड स्ट्रॉन्ग थिंग्स, जैसे कि क्योंकि हमारे डेली रूटीन में हम जिन मेटल्स को देखते हैं वो बहुत हार्ड और स्ट्रॉन्ग होती हैं, जैसे हम आयरन को देख रहे होते हैं। लेकिन जब हम इन अल्कली मेटल्स की तरफ आते हैं तो हम देखते हैं सोडियम की जब हम बात करते हैं तो इट इज़ नॉट दैट मच हार्ड एंड स्ट्रॉन्ग मेटल एज आयरन और एनी अदर ट्रांजिशन मेटल्स। इसलिए क्योंकि सोडियम जो है वो आप देखते हो कि दैट इज़ अ सॉफ्ट मेटल, और सोडियम इतनी सॉफ्ट मेटल है 9th क्लास कि अगर आपके पास एक नाइफ हो तो आप बड़ी आसानी से सोडियम को कट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ नाइफ। ये काम आप कभी भी आयरन के साथ नहीं कर सकते। आपके इर्द गिर्द आयरन की बहुत सी चीज़ें होंगी और आप नाइफ उठा के उनको काटने की कोशिश करें और वो नहीं कटेंगी, लेकिन अगर आप यही काम सोडियम के साथ करेंगे तो सोडियम जो है वो आसानी के साथ कट जाएगी। उसका रीज़न ये है कि सोडियम जो है उसके आउटर मोस्ट शेल में जो एक इलेक्ट्रॉन है वो सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन की कंट्रीब्यूशन जो है वो सोडियम को एक सॉफ्ट मेटल बना देती है, और ये चीज़ बाकी सब अल्कली मेटल्स के साथ भी हैं। दे आर सॉफ्ट देन एनी अदर मेटल्स प्रेजेंट इन द पीरियोडिक टेबल। ठीक है, अच्छा अब अगर आप सोडियम का मेल्टिंग पॉइंट देखते हो तो दैट इज ओनली 97.8 डिग्री सेंटीग्रेड। अब आप ये भी देख लो, इसको भी आप आयरन से चलो कंपेयर करो। आप देखते हो आप आयरन को बहुत हीट अप करते रहो तो आयरन नहीं पिघलता, मेल्ट होता ही नहीं है। इसीलिए आपके पास ज़्यादातर जो फर्नेसेस वगैरह होती हैं वो आयरन की बनी हुई होती है, बिकॉज वो हीट को रेजिस्ट करती हैं। लेकिन अगर उसके मुकाबले में आप सोडियम को हीट पर लेके जाओगे तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड से भी पहले मेल्ट हो जाएगी। अब यही वजह है कि हमारी केमिस्ट्री लैब में बहुत ऐसे एक्सपेरिमेंट हैं जिसमें हम सोडियम का इस्तेमाल करते हैं और हम उसको जस्ट आसानी से बर्नर पर हीट करके उसको मेल्ट कर सकते हैं क्योंकि उसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम है। अब बॉइलिंग पॉइंट आता है दैट इज 81.4 डिग्री सेंटीग्रेड। फिर है द रीज़न, फिर उन्होंने इस चीज़ की रीज़न भी आपकी बुक में लिखी है कि आयरन क्यों हार्ड होती है और सोडियम क्यों सॉफ्ट होती है। Because in case of iron, metal atoms are tightly packed due to small size. They are held through strong metallic bonds due to many electrons in the valence shell, whereas sodium consists of bigger atoms because of large size and only one electron. Sodium atom have weak metallic bonds. The sodium is a soft metal. अब 9th क्लास मेटल्स में जो बॉन्ड होते हैं वो मेटालिक बॉन्ड कहलाते हैं। जैसे आपने आयनिक बॉन्ड पढ़े हैं, कोवलेंट बॉन्ड पढ़े हैं, इसी तरह से मेटालिक बॉन्ड्स भी होते हैं, लेकिन दे एग्जिस्ट इन मेटल्स। वो क्या होते हैं वो इस वक्त हमारा चूंकि टॉपिक नहीं है तो हम इस चीज़ को नहीं डिस्कस करेंगे, लेकिन ये याद रखें कि मेटालिक बॉन्ड की स्ट्रेंथ डिपेंड करती है कि आपके पास
कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन उस बॉन्ड को बनाने के लिए मौजूद हैं और इस्तेमाल हो रहे हैं। तो आयरन के वैलेंस शेल में ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स हैं और वो अपने उन इलेक्ट्रॉन्स को यूटिलाइज करता है अपनी बॉन्डिंग के लिए। तो जो आयरन है उसमें बहुत स्ट्रॉन्ग किस्म की मेटेलिक बॉन्डिंग होती है, लेकिन जब आप अल्कली मेटल्स को जैसे सोडियम को देखते हो तो उसके आउटर मोस्ट शेल में सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन है और उसका साइज भी बड़ा है। तो साइज का कंपैक्ट ना होना और सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन होना, इसकी वजह से सोडियम जो है दैट इज द सॉफ्ट मेटल। और आप यही वाली रीजन बाकी सब अल्कली मेटल्स के ऊपर भी यूटिलाइज करोगे, क्योंकि हर अल्कली मेटल के आउटर मोस्ट शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है और जैसे जैसे आप डाउन द ग्रुप मूव करते हो आपको पता है साइज और भी बढ़ता चला जाता है, सोडियम से भी ज्यादा बढ़ जाता है। Sodium is a silvery white soft metal. It is an extremely reactive metal. It reacts with water violently to form sodium hydroxide and liberate hydrogen gas. अच्छा, अब इसी वजह से क्योंकि यहाँ पे तो सिर्फ सोडियम की बात है तो मैं सोडियम ही का केमिकल रिएक्शन लिखना चाहूँगी। अदरवाइज उस रिएक्शन से आपको मैं ये बात भी समझा देती हूँ कि आप इनको अल्कली मेटल्स को अल्कली मेटल्स कहते क्यों हैं। सोडियम है उसको अगर आप वाटर के साथ रिएक्ट कराओगे तो ये रिएक्शन वायलेंट रिएक्शन होगा, मतलब एक एक्सप्लोसिव रिएक्शन होगा। रीजन अभी हम देखते हैं जो प्रोडक्ट बनती है उसमें भी आपको नजर आएगा। एक तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बन रहा है और साथ में हाइड्रोजन गैस लिबरेट होती है। सो नाइन्थ क्लास, पहली बात जो मैं आपको एक्सप्लेन करूं वो ये कि आपके पास ये सोडियम हाइड्रोक्साइड जो बना है दिस इज एन अल्कली। Alkali are the bases which can be easily soluble or dissolved in water. So आप देख रहे हो कि सोडियम सोडियम हाइड्रोक्साइड बना रहा है वाटर के साथ रिएक्ट करके, अल्कली बना रहा है। तो जितनी भी आपके पास अल्कली मेटल्स हैं वो सब वाटर के साथ रिएक्ट करके इसी तरह से अपने हाइड्रोक्साइड्स बना देती हैं, अल्कली बना देती हैं, इसलिए हम इनको अल्कली मेटल्स कहते हैं। ठीक है, अब वायलेंट रिएक्शन की जब हम बात करते हैं तो आप देखते हो कि अगर आप सोडियम मेटल को वाटर में डालते हो तो पानी में आग लगी हुई नजर आती है। उसका रीजन ये होता है कि इस रिएक्शन का एक प्रोडक्ट हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन गैस। और ये रिएक्शन इतना एक्सोथर्मिक होता है, इसमें से इतनी हीट प्रोड्यूस होती है कि ये जो हाइड्रोजन इस प्रोसेस में प्रोड्यूस होती है ये ब्लू फ्लेम के साथ जलना शुरू कर देती है। दैट्स व्हाई द रिएक्शन इज वायलेंट। अब ये सिर्फ सोडियम का रिएक्शन है नाइन्थ क्लास, अगर आप इन सब का रिएक्शन देखें वाटर के साथ तो वो इसी तरह का वायलेंट रिएक्शन, इससे ज्यादा वायलेंट रिएक्शन होगा जो कि अनकंट्रोलेबल रिएक्शन होगा, क्योंकि जैसे जैसे आप डाउन द ग्रुप मूव करते हैं रिएक्टिविटी बढ़ती जा रही है। फिर इसी तरह से सोडियम को अगर आप ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करोगे, लिमिटेड क्वांटिटी ऑफ ऑक्सीजन के साथ अगर सोडियम का रिएक्शन होगा तो सिंपल सोडियम ऑक्साइड Na2O बनेगा। लेकिन अगर एक्सेसिव अमाउंट के साथ होगा, ऑक्सीजन की काफ़ी क्वांटिटी मौजूद है तो सोडियम पर ऑक्साइड Na2O2 की फॉर्मेशन होगी और ज़्यादातर सोडियम पर ऑक्साइड ही बनती है जिसका कलर पेल येलो होता है। ये जो मैं अभी आपको थोड़ी देर पहले कह रही थी कि हम अल्कली मेटल्स को जैसे सोडियम को हम केरोसिन ऑयल में रखते हैं, लेकिन अगर वो वाटर एयर से एक्सपोज हो जाता है तो आपको उसका सिल्वरी लस्टर गायब होता हुआ नजर आता है, उसके ऊपर वाइट कलर का और येलो कलर के स्केल्स बनना शुरू हो जाते हैं जो कि उसके पर ऑक्साइड और ऑक्साइड की प्रेजेंस को शो करते हैं। फिर सेकेंड इम्पॉर्टेंट जो मेटल है अल्कली मेटल्स में दैट इज पोटाशियम। अगर आप सोडियम और पोटाशियम को मिक्स करें, दो मेटल्स को मिक्स करें तो आपके पास एक एलॉय बन जाता है, लिक्विड एलॉय बनता है जो कि न्यूक्लियर रिएक्टर्स में यूज होता है एज अ कूलेंट। वो जो बहुत हाई टेम्परेचर न्यूक्लियर रिएक्टेंट में प्रोड्यूस हो रहा होता है वो उस टेम्परेचर को कम करने के लिए इस्तेमाल होता है। इस तरह सोडियम यूज होती है सोडियम लैंप्स में टू इल्यूमिनेट हाईवेज। पेट्रोलियम इंडस्ट्री में सोडियम इस्तेमाल होती है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एंटी नॉकिंग रिएजेंट्स फॉर गैसोलीन। गैसोलीन इज द नेम ऑफ द पेट्रोलियम। और पेट्रोलियम की अगर पुअर क्वालिटी होती है तो जो इंजन्स हैं जब पेट्रोल इस्तेमाल होता है उसमें से ख़ास किस्म की साउंड प्रोड्यूस होती है, इसे नॉकिंग कहते हैं। तो उस नॉकिंग को ख़त्म करने के लिए हम सोडियम के कंपाउंड्स इस्तेमाल करते हैं उस पेट्रोल में जो कि उसकी
जो क्वालिटी है गैसोलीन की उसको बेहतर बना देता है, ठीक है। और ऐसे रिएजेंट्स को आप एंटी नॉकिंग रिएजेंट्स कहते हैं। फिर अल्कलाइन अर्थ मेटल्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पे दो मेटल्स को डिस्कस किया है, वन इज मैग्नीशियम, द अदर वन इज कैल्शियम। दोनों बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में अर्थ में मौजूद होती हैं, इसीलिए इनको अल्कलाइन अर्थ मेटल्स कहा जाता है, बिकॉज दे आर प्रेजेंट इन द अर्थ क्रस्ट। आपको बहुत सारी क्वांटिटी कैल्शियम की जैसे मिलेगी अर्थ के मुख्तलिफ जगहों पे, ठीक है, मुख्तलिफ सॉल्ट्स की फॉर्म में। और अल्कलाइन क्यों कहते हैं, क्योंकि ये भी वाटर के साथ रिएक्ट करके अल्कलीज बनाते हैं, लेकिन रिएक्शन उस तरह का विगरस नहीं होता जैसा कि आपके पास अल्कली मेटल्स का रिएक्शन होता है। फिर इनके आउटर मोस्ट शेल में चूंकि दो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल के, तो अल्कलाइन अर्थ मेटल जो है अल्कली मेटल्स के मुकाबले में कम सॉफ्ट होती हैं, दे आर हार्डर देन द अल्कली मेटल्स, ठीक है। वो रीजन मैंने आपको बताया कि रीजन इज द स्ट्रेंथ ऑफ द मेटेलिक बॉन्ड। तो अल्कलाइन अर्थ मेटल में चूंकि दो इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट शेल में जिसको वो कंट्रीब्यूट करते हैं फॉर मेटेलिक बॉन्ड फॉर्मेशन, अल्कली मेटल के आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन है जो कि मेटेलिक बॉन्ड बना रहा है, तो इसलिए अल्कलाइन अर्थ मेटल्स जो हैं वो ज़्यादा हार्ड होती हैं अल्कली मेटल्स के मुकाबले में। फिर जब आप इनके रिएक्शन देखते हो वाटर के साथ, जैसे मैग्नीशियम का रिएक्शन या कैल्शियम का रिएक्शन, तो मैग्नीशियम के रिएक्शन से मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है, जबकि कैल्शियम के वाटर के साथ रिएक्शन से कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है। जबकि मैग्नीशियम का अगर आप ऑक्सीजन से रिएक्ट कर देखोगे तो हाई टेम्परेचर पे मैग्नीशियम का रिएक्शन होता है, लेकिन कैल्शियम का रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ रूम टेम्परेचर पे भी हो जाता है। तो आप ये कह सकते हो कि कैल्शियम इज मोर रिएक्टिव देन मैग्नीशियम। उसका रीजन अब आप बार बार पढ़ चुके हो कि डाउन द ग्रुप जब आप मूव करते हो तो रिएक्टिविटी इंक्रीज होती है, तो कैल्शियम की रिएक्टिविटी मैग्नीशियम से ज़्यादा होती है। फिर मैग्नीशियम की डेंसिटी कम होती है, इसलिए इसको लो वेट अलॉयज बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है विद एल्यूमिनियम, जो कि फिर फ्रेम ऑटोमोबाइल के फ्रेम्स बनाने में, एयरक्राफ्ट के फ्रेम्स बनाने में, स्पेसशिप के फ्रेम्स बनाने में, कैमरास बनाने में इस्तेमाल होता है मैग्नीशियम एल्यूमिनियम एलॉय, ठीक है। Since magnesium burns brilliantly, it is used in photo-flash guns. Magnesium hydroxide, called milk of magnesia, is commonly used as antacid. मिल्क ऑफ मैग्नीशियम, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड वाइट कलर की, आप लोगों ने अपने घर में मेडिसिन देखी होगी जो कि एसिडिटी का प्रॉब्लम अगर हो जाए खाने के बाद या वैसे भी, तो उन पेशेंट्स को वो इस्तेमाल करने के लिए दी जाती है, दैट इज मिल्क ऑफ मैग्नीशिया या मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जो कि स्टमक एसिड को न्यूट्रलाइज कर रही होती है। Calcium is an important component of teeth and bones. Calcium ions are found in all living cells. They are involved in clotting of blood. A proper calcium ions and potassium ion balance is required for normal heart function. फिर आपके पास नेक्स्ट टॉपिक है इनर्टनेस ऑफ नोबल मेटल्स। अच्छा, आप नोबल गैसेस का लफ्ज़ तो आपने सुना हुआ, जो कि पीरियोडिक टेबल का 8th ग्रुप है, और वो उसमें गैसेस मौजूद हैं जो कि रिएक्ट नहीं करती हैं। तो इनर्ट गैस मेटल्स भी असल में ऐसी मेटल्स हैं जिनकी रिएक्टिविटी बहुत कम है, ना होने के बराबर है, ठीक है। अब इन इनर्ट मेटल्स में हम जिन मेटल्स को ज़्यादा स्टडी कर रहे हैं, दे आर द सिल्वर, गोल्ड एंड प्लेटिनम। ये मेटल्स जो हैं इन्हें इनर्ट मेटल्स तो इसीलिए कहा जाता है कि ये एज सच रिएक्शन शो नहीं करती हैं मुख्तलिफ जो इनके इर्द गिर्द रिएक्टेंट्स या रिएजेंट्स होते हैं उनके साथ। आपने देखा है ना कि अल्कली मेटल को आप एयर में छोड़ ही नहीं सकते कि वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर जाता है। आप वाटर में छोड़ ही नहीं सकते क्योंकि वो फॉरेन वाटर के साथ रिएक्ट कर जाता है। लेकिन आप गोल्ड को एज सच गोल्ड की फॉर्म में छोड़ सकते हैं, क्योंकि गोल्ड एयर के साथ मिलके ऑक्साइड नहीं बनाएगा, गोल्ड वाटर के साथ मिलके हाइड्रोक्साइड नहीं बनाएगा। ये शो करता है कि गोल्ड की रिएक्टिविटी जो है वो कम है, और यही केस सिल्वर और प्लेटिनम का भी होता है, इनकी रिएक्टिविटी भी बहुत कम होती है, इसलिए आप इनको इनर्ट मेटल कहते हैं। अच्छा, अब आप ये बात हमेशा याद रखें कि जो मेटल्स हाईली रिएक्टिव मेटल्स होती हैं वो ज़मीन पर कंबाइंड स्टेट में एग्जिस्ट करती हैं। कंबाइंड स्टेट का मतलब ये है कि वो कभी आपको सिंगल मेटल की फॉर्म में नहीं मिलेंगी, बल्कि आपको उनके कोई कंपाउंड्स ही मिलेंगे। जैसे सोडियम है तो आपको सोडियम कार्बोनेट मिलेगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलेगा, सोडियम क्लोराइड मिलेगा, लेकिन आपको ज़मीन पर कहीं पर भी सिर्फ सोडियम नहीं मिलेगा।
क्योंकि वो इतना रिएक्टिव है कि वो सिर्फ सोडियम की फॉर्म में नहीं रह सकता। लेकिन गोल्ड या सिल्वर या प्लेटिनम के लिए आप ये नहीं कह सकते हैं। गोल्ड गोल्ड की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, सिल्वर सिल्वर प्योर सिल्वर की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, प्लेटिनम प्योर प्लेटिनम की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, जो कि शो करता है कि उसकी रिएक्टिविटी बहुत कम है। फिर उनके यूजेस इंपॉर्टेंस आपके पास बताई हुई है, तो कुछ इंपॉर्टेंस आपको जैसे गोल्ड और सिल्वर की तो पता है, आपके पास जो ज्वेलरी है उसमें बहुत ज़्यादा गोल्ड और सिल्वर इस्तेमाल होता है। उसका रीज़न ये भी है कि वो हाईली गुड, दे आर हैविंग गुड शाइनिंग रिफ्लेक्शन पावर्स, तो वो दिखने में अच्छा लगता है। लेकिन उसका एक रीज़न ये भी है कि दीज आर इनर्ट, मतलब अगर आप किसी और मेटल की ज्वेलरी बनाते हो तो वो ख़राब हो जाती है फ़ौरन, उसका कलर चेंज हो जाता है क्योंकि वो रिएक्ट कर जाती है एयर और मॉइस्चर के साथ एटमॉस्फेयर की। लेकिन गोल्ड और सिल्वर नहीं करता, सिल्वर भी कर जाता लेकिन सिल्वर भी कम रिएक्टिव शो करता, बहुत ज़्यादा नहीं करता, ठीक है, जबकि गोल्ड तो नहीं करता। लेकिन आप ये भी याद रखो कि प्योर सिल्वर जो है उसके आपके पास अक्सर ऑर्नामेंट्स, अक्सर ज्वेलरी नहीं होती। अगर प्योर सिल्वर हो तो उसकी भी रिएक्टिविटी नहीं होती। लेकिन जो हम गोल्ड और सिल्वर यूज़ करते हैं वो प्योर गोल्ड या सिल्वर हम नहीं यूज़ करते, क्योंकि गोल्ड और सिल्वर जो है वो हाईली सॉफ्ट मेटल्स हैं। तो वो इतनी सॉफ्ट होती हैं कि अगर आप प्योर गोल्ड या सिल्वर यूज़ करते हो तो किसी भी चीज़ को बनाने में, तो वो आप बिल्कुल हल्के से प्रेशर पर वो अपनी शेप चेंज कर सकती हैं, क्योंकि वो इतनी सॉफ्ट मेटल्स हैं। इसीलिए उनको ज्वेलरी बनाने में यूज़ भी किया जाता है कि उनके डिफरेंट आप मोल्ड बना सकते हैं, डिफरेंट शेप्स बना सकते हैं। लेकिन इस भी प्रॉब्लम की वजह से, उनकी सॉफ्टनेस की वजह से, उनमें यूजुअली थोड़ी सी कॉपर की क्वांटिटी ऐड कर दी जाती है ताकि वो उस गोल्ड को कुछ हार्डनेस देती है, कुछ स्टिफनेस देती है, ताकि गोल्ड का जो चीज़ आप बना रहे हो वो अपनी शेप को बरकरार रख सके। इसीलिए आप लोग देखते हो कि जब आप मार्केट में जाते हो तो आपके पास 24 कैरेट का गोल्ड है, जो कि प्योरेस्ट गोल्ड कहा जाता है, प्योर गोल्ड जिसको आप वो करते हो। लेकिन आपके पास जो ज़्यादातर ज्वेलरी होती है वो 24 कैरेट्स की नहीं होती, बल्कि 22 या 21 कैरेट्स की होती है। उसमें कुछ ना कुछ कॉपर की आमेज़िश की जाती है, ठीक है। फिर आपके पास ये जो मेटल्स हैं, दे आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जैसे कॉपर की हम बात करते हैं, और सभी मेटल्स गुड कंडक्टर्स होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, लेकिन कॉपर जो है वो आप वायर्स बनाने में इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि उसमें रेजिस्टेंस कम से कम होती है और वो इतना अच्छा कंडक्टर होता है कि वो इलेक्ट्रिसिटी को ट्रांसफ़र करता है विदाउट द लॉस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। सो फिर गोल्ड और सिल्वर के और कॉपर के और भी यूजेज हैं। जैसे कॉपर के आप कॉइन्स यूज़ करते हैं, पहले दौर में गोल्ड और सिल्वर के भी कॉइन्स यूज़ होते थे, एज अ करेंसी यूज़ होते थे, अब नहीं यूज़ होते। और इसके अलावा गोल्ड की अलॉयज़ यूज़ होती हैं टूथ की फिलिंग्स वगैरह बनाने के लिए। लेकिन ये भी है कि गोल्ड ही के मुख्तलिफ कंपाउंड्स हैं जो कि अब आप कैंसर ट्रीटमेंट के लिए उसकी मेडिसिन्स होती हैं, बनाई जाती हैं। और इसी तरह प्लेटिनम भी कैंसर ट्रीटमेंट के लिए उसकी भी मेडिसिन्स यूज़ होती हैं। इसके अलावा प्लेटिनम जो है वो एज अ प्लैटिनम भी ज्वेलरी बनाने में भी इस्तेमाल होता है, लेकिन एज अ कैटलिस्ट इस्तेमाल होता है बहुत सारे डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस में। इसके अलावा प्लैटिनम जो है वो आपके पास यूज़ होता है एज एन इलेक्ट्रोड, ख़ास तौर पे हाइड्रोजन सेल में और फ्यूल सेल्स में आप प्लैटिनम को इस्तेमाल करते हैं। और फिर इन्होंने ये चीज़ लिखी है मेडिसन प्लैटिनम की, जिसे सिस प्लैटिन कहा जाता है, जो कि कैंसर ट्रीटमेंट में इस्तेमाल होती है। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक, दिस इज़ वेरी ईजी। इसमें कोई क्वेश्चन हो तो यू कैन आस्क फ्रॉम इट फॉर टुडे। दिस इज़ अ लेक्चर। अल्लाह हाफ़िज़।